राधे कृष्णा दोस्तों आज हम मगध साम्राज्य के मौर्य वंश की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम नंद वंश पढ़ चुके हैं। इसी से आगे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की व्याख्या कर ली थी, जहाँ पे कि नंद वंश का आखिरी शासक धनानंद था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। इससे पहले की स्टोरी हम अगर थोड़ा सा जाएं, बैक में जाएं, तो इसको आसानी से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको बेहतर तरीके से आप तभी समझ पाएंगे। जब चंद्रगुप्त मौर्य छोटे थे तो उनके पिता की हत्या महापद्मानंद, जो कि नंद वंश का ही संस्थापक था, उसको शत्रांतक कहा गया था। हमने पढ़ा भी है कि उसकी उपाधियां थीं इकराट और शत्रांतक, सर्वशत्रांतक, जिसमें कि सर्वशत्रांतक का अर्थ ही होता है सभी क्षत्रियों को की हत्या करने वाला, नाश करने वाला। इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी भी क्षत्रिय थे, तो उनकी हत्या भी महापद्मानंद ने की थी, जिसकी डर की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य की माताजी, जिनका नाम मूरा था, उन्होंने मोर पालन का कार्य शुरू कर दिया था, ताकि वो अपने बच्चे को यानी चंद्रगुप्त मौर्य को बचा सकें, क्योंकि वो भी एक क्षत्रिय थे, जिससे कि वो महापद्मानंद से अपने पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा कर सकें। उन्होंने इसके चलते मयूर आकृति के सिक्के भी चलाए और वो इस तरीके से अपने बच्चे को बचाती रहीं। जब वो चंद्रगुप्त मौर्य थोड़े बड़े हुए तो उनके मन में महापद्मानंद या नंद वंश को ख़त्म करने का एक आग ज्वाला भड़कने लगी। उसी के साथ में दूसरे पहलू को अगर हम देखें तो चाणक्य की भी इसमें एंट्री होती है, यानी कि कौटिल्य, जो कि चाणक्य थे। महापद्मानंद ने चाणक्य को भी बेइज्जत करके, उनको लज्जित करके मगध से निकाल दिया था, जिसके वजह से चाणक्य मन में भी नंद वंश या महापद्मानंद से बदला लेने की आग मन में भड़क रही थी। उन्होंने उसी क्षण ये शपथ ली थी कि मैं पूरे नंद वंश को ख़त्म कर दूंगा। अब यहाँ पर आगे आते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से मिलते हैं और चाणक्य उनको अपने तक्षशिला लेके जाते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा करवाते हैं, उनको अस्त्र शिक्षा देते हैं और शास्त्र शिक्षा, उनको एक योद्धा बनाते हैं। एक बहादुर योद्धा बनके वापस आते हैं। चाणक्य भी उनके साथ आते हैं और मगध में वो जब आते हैं तब धनानंद, जो कि अंतिम शासक था नंद डायनेस्टी का, उससे उनका सामना होता है। अब चाणक्य की कूटनीति, उनकी रणनीति से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हटा दिया और वहीं से नंद वंश खत्म हो जाता है और मौर्य साम्राज्य का स्थापना हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना गुरु बनाया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। इसके बाद उन्हीं के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही यूनानी जो राजदूत थे मेगस्थनीज, वो आए थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो कि थी इंडिका। उस पुस्तक में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य में के साम्राज्य में जो होने वाले अच्छे कार्य थे उनका उल्लेख किया था। उनके समय में जो उनकी प्रजा थी वो खुशहाल थी, देश में उनके राज्य में अच्छी व्यवस्था थी, फसल की उन्नति अच्छी हो रही थी, खेती अच्छी हो रही थी, वर्ण व्यवस्था अच्छी थी, जिसमें कि व्यापारियों के, कारोबारियों के एक तरीके से श्रेणियां थी, उनको एक तरीके से ग्रिड या समूहों में बांटा गया था। इसके अलावा जो अमीर किसान थे उनको गेहपति कहा जाता था और मुखिया थे उनको भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। जो भोजक यानी कि मुखिया जो थे, उनका कार्य
टैक्स वसूलना हुआ करता था। टैक्स वसूल करने में मदद करते थे, क्योंकि अनाज की उत्पत्ति अच्छी थी। जो सरप्लस का, यानी कि जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा अनाज उत्पन्न जो हो रहा था, तो एक्स्ट्रा अनाज राजा टैक्स के रूप में ले लिया करता था। इस तरीके से वहाँ जो सिक्के थे वो पंच मार्क के सिक्के चलते थे, जिसे आहत सिक्के भी कहते थे। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए, जो कि बिंदुसार थे। बिंदुसार का जो समय था वो 299 ईसा पूर्व से 274 ईसा पूर्व तक था। उनके राज में मगध ने ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं किया। उनका जो है इतिहास में बहुत ज़्यादा उनकी उपाधियाँ नहीं थी, लेकिन बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक, जो कि बिंदुसार के ही पुत्र थे, अशोक ने बहुत कुछ मगध के लिए किया। बहुत शक्तिशाली सम्राट में से, मौर्य साम्राज्य के बहुत शक्तिशाली सम्राट में से माने जाते हैं। उनके शासन करने के 8 साल बाद उन्होंने कलिंग युद्ध किया, जो कि अब के समय में उड़ीसा में वो क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे कि उन्होंने बहुत से लोगों की निर्मम हत्या की। बहुत से लोगों की खून नदियों में बहे, जिसकी वजह से उनको एक रियलाइजेशन हुआ, यानी कि एक वहाँ पर उनको एक बौद्ध धर्म के समूह से उनका सामना हुआ, जिससे कि उन्होंने उनसे मिलकर उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। यानी कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, जिसके बाद उन्होंने हथियार पूरी तरह त्याग दिए और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्हीं के काल में बौद्ध संगीति, यानी तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ। अशोक ने बहुत सारे शिलालेख भी लिखवाए, बहुत सारी जगहों पे स्तूप बनवाए, विहार बनवाए, चैत्य बनवाए। तो ये सब उन्होंने बौद्ध धर्म में इनका निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने 84,000 शिलालेखों का निर्माण भी करवाया। उन्होंने बौद्धों के लिए, बौद्ध धर्म के लिए स्तूप में क्या रहता था, जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जो बड़े बौद्ध धर्म गुरु हुआ करते थे, उनके देहांत के बाद जो उनसे संबंधित वस्तुएं होती थी, जैसे किसी के बाल हो गए, नाखून हो गए, या उनसे संबंधित कोई वस्तु स्तूप में रखे जाते थे। इसके अलावा जो चैत्य हुआ करते थे, चैत्य एक तरीके से मेडिटेशन के लिए जगह की जाती थी, वो निर्माण करवाई थी। और विहार थे। विहार एक तरीके से बौद्ध धर्म जो भिक्षु लोग थे, उनके मठ, या फिर हम कह सकते हैं उनके रहने के स्थान के तौर पर बनवाए गए थे। और इस तरीके से अशोक ने जो अस्त्र थे वो पूर्णतः त्याग दिए और वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म अपना लिया, यानी धम्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद उन्होंने बहुत से नैतिक सिद्धांत को भी अपना लिया, जैसे कि बड़ों का आदर करना, अहिंसा, सत्य बोलना। ये सब उन्होंने आचार विचार अपने बनाए। और बहुत से शिलालेखों में उन्होंने बहुत सारी बातों को, अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में जिक्र भी होता है, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया था। उन शिलालेखों पर उन्होंने बताया कि पशु हत्या और सत्य बोलना, अहिंसा अपनाना, ये 14 शिलालेख थे अशोक के, जिसमें कि इनका वर्णन किया गया था। फिर अशोक के बाद में जो मौर्य साम्राज्य था वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। कहने का अर्थ है कि शासन फिर इतना मजबूती से नहीं हुआ। फिर उनके 7-8 पीढ़ियों के बाद जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ की ही सेना में एक ब्राह्मण व्यक्ति था जो कि सेना में जाता है, और वो सेना को ज्वाइन करके, यानी सेना में वो भर्ती होने के बाद वो सेनापति बन जाता है। और सेनापति बनने के बाद में वो बृहद्रथ की ही हत्या कर देता है। और वो जो व्यक्ति था उसी ने
बृहद्रथ को हत्या करके मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया और शुंग जो वंश था उसकी स्थापना की। यानी कि जो वो व्यक्ति था वो था पुष्यमित्र शुंग। तो ये वो व्यक्ति था जिसने शुंग जो वंश था उसकी स्थापना की और ये मौर्य वंश के बाद इसकी स्थापना होती है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य में साप्तांग सिद्धांत का चलन था। साप्तांग सिद्धांत यानी कि 7 अंगों से शासन चलता था, जिसमें पहला था राजा यानी कि देश जो साम्राज्य का राजा। दूसरा था अमात्य का मतलब होता मंत्री। तीसरा होता था जनपद का अर्थ होता था इलाका। चौथा था दुर्ग का मतलब था किला। पांचवा था कोष का मतलब होता था खजाना। और पांचवा था छठा था दंड जिसका अर्थ होता था सेना। और सातवां था मित्र जिसका मतलब होता था सहयोगी। तो ये एक तरीके से राज्य का फ्रेमवर्क था। इसी के आसपास इसी के हिसाब से मौर्य साम्राज्य में शासन चलता था। इसके अलावा राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद भी हुआ करता था जो कि राजा की शासन में मदद करते थे। जैसे कि अलग अलग उनको कार्य देखने को दिए जाते थे, जैसे युक्त, राजुक, प्रादेशिक और भी बहुत सारे उनके डिपार्टमेंट कह सकते हैं। एक तरीके से उनको उनकी हिस्सेदारी उनकी एक तरीके से इनको डिपार्टमेंट देकर वो उनका देख रेख करते थे और वो राजा को एक तरीके से मदद करते थे और जिससे कि राजा बेहतर तरीके से शासन चला सके। तो यहाँ पर हमारा ये मौर्य साम्राज्य ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम शुंग, कर्ण और सातवाहन के बारे में चर्चा करेंगे।